महिला एसपी जब अपनी ड्यूटी पर तैनात थी, तभी उनका एक भाई आता है और कहता है कि बहन, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। ये बात सुनकर के मैडम एसपी कहती हैं कि भाई, आखिर कैसी बातें कर रहे हो, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, और रही बात दूसरी कि मुझे तुम्हारे साथ जाना इतना जरूरी क्यों है, आखिर बात क्या है, क्या बात हो गई जो मुझे इस समय तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। तब वो कहता है कि बहन, तुम्हें पता नहीं, आज से 2-3 दिन बाद मेरा विवाह है और उस विवाह में तुम्हें अभी से चलना पड़ेगा, मेरे घर पर रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर के मैडम एसपी कहती हैं कि भाई जरा विचार करो, आखिर मेरे घर की जिम्मेदारी और मैं जिस पद पर तैनात हूँ, इस पद की मेरे ऊपर जिम्मेदारी, पूरे डिस्ट्रिक्ट की मेरे ऊपर पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। फिर मैं इन सब को छोड़ करके 2-3 दिन के लिए तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ। हाँ, ये मेरा वादा है, अगर तुम्हारा जिस दिन विवाह होगा उस दिन मैं जरूर आने का प्रयास करूंगी। ये बात उसका भाई जब सुनता है तो फिर वो परेशान हो जाता है, कहता है कि बहन, तुम मालूम पड़ता है कि तुम्हें हमारा विवाह अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात सुनकर के मैडम मजबूर हो जाती हैं और अपने भाई के साथ चलने लगती हैं। और फिर उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं अपने भाई के साथ जब जा रही हूँ तो फिर भाभी के लिए कुछ साड़ी वगैरह लेकर के चलूं जो सबसे बढ़िया हो, भाभी को कुछ ना कुछ तो देना है। ये विचार करके वो कपड़े की दुकान पर पहुंचती हैं और अपने भाई से कहती हैं कि तुम चलो, मैं कुछ देर के बाद आती हूँ। फिर वो मैडम कपड़े की दुकान पर पहुंचती हैं और वहां से एक साड़ी खरीदती हैं। और साड़ी खरीदने के बाद उस दुकानदार के बीच में और मैडम के बीच में कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसको लेकर के वो दुकानदार पुलिस को बुला लेता है। और पुलिस आती है तो फिर वो मैडम एसपी जो सादा कपड़ों में होती हैं, नॉर्मल लड़की दिखाई दे रही थी, उनके साथ में वो ऐसी बदतमीजी करता है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर उस दुकानदार ने पुलिस को क्यों बुला लिया था। ऐसी कौन सी बात बनी थी मैडम एसपी और उस दुकानदार के बीच में जो फिर बात आगे के लिए बढ़ गई। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है, वहां की है। महाराष्ट्र के एक जिले में एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी जिसका नाम अनुष्का था। अनुष्का पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी लड़की थी, देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस गांव की स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं थी। तब उसके माँ बाप जो होते हैं अपनी लड़की का विवाह बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि वो लड़की हाई स्कूल जैसे ही पास करती है त्यों ही उसके माँ बाप, अनुष्का के माँ बाप, उसका विवाह कर देते हैं। जब उसका विवाह हो जाता है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ती, अपने ससुराल वालों से विनती करती है, कहती है कि विवाह तो मेरा हो गया है और मैं घर पर तुम्हारे रह भी रही हूँ, लेकिन बस इतनी कृपा करना कि मेरी पढ़ाई को मत छुड़वाना। मेरा मन बहुत लगता है पढ़ाई में और मैं मन लगा करके पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। उसका पति जो होता है अनुष्का का, वो कहता है ठीक है, तुम्हारी जब इतनी इच्छा है पढ़ने की तो हम तुम्हें जरूर पढ़ाई पूरी करवाएंगे। अब अनुष्का पढ़ने लगती है। हाई स्कूल के बाद जैसे इंटर में आती है तो वो अपने जिले में टॉप आती है। उसकी चर्चाएं बड़े बड़े मतलब न्यूज़ों पर चलने लगती हैं कि एक अनुष्का नाम की लड़की जिले में टॉप आई है। उसकी बात जब हर जगह चलने लगती है, चर्चाएं जब छिड़ जाती हैं, तो जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, पॉलिटिक राजनेता होते हैं, वो भी उसकी बड़ाई करने लगते हैं, सोचने लगते हैं बहुत होशियार लड़की है। फिर वो इंटर ग्रेजुएट करने के बाद में यहाँ तक कि जितनी भी वो पढ़ाई करती है सभी में वो टॉप आती चली जाती है। उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करती है और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में जो अनुष्का होती है आईपीएस पद पर तैनात हो जाती है। आईपीएस पद पर तैनात होने के बाद में वो जिले में सिलेक्ट हो जाती है और अच्छे से अपना कारोबार संभालने लगती है, क्योंकि उसे ये भी उस जिले में शिकायत मिली थी कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा मनमानी करते हैं। किसी के साथ सही व्यवहार ना तो पुलिस करती है ना कोई दूसरा व्यक्ति करता है। इस प्रकार की बातें जो वो मैडम सुनती हैं तो सोचती हैं कि चलो जब तक मैं तैनात रहूंगी तब तक यहाँ का जो भी भ्रष्टाचार है लोगों के प्रति वो सब खत्म कर दूंगी। ये विचार करके वो देरी नहीं करती, अपने कार्यभार को संभालने लगती हैं और जो भी फरियादी उनके पास अपनी समस्या को लेकर के आता है वो बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सख्ती से उस समस्या को सुन करके उसे संतुष्ट करती हैं व्यक्ति के लिए। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अनुष्का मैडम अपनी ड्यूटी पर तैनात थी और अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। उसी बीच उनका एक भाई आता है और भाई के लिए जब बहन देखती हैं मैडम एसपी अनुष्का तो बड़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि अरे भाई,
तुम्हारा कैसे आना हुआ और सुनाओ परिवार में। तब वो कहते हैं कि बहन सब कुछ बढ़िया है, कुशल मंगल है, लेकिन बस यही बात है कि तुमको मेरे साथ अभी चलना पड़ेगा। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तो हिचक जाती है, कहती है कि भाई आखिर बात क्या है, मुझे इतनी अर्जेंट तुम्हारे साथ क्यों चलना पड़ेगा, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं। तब वो कहते हैं कि नहीं बहन दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैडम कहती हैं कि ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है जो मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा, आखिर पूरी बात तो बताओ, किस कारण से मुझे चलना पड़ेगा और क्या ऐसा काम है जो मेरे करने से होगा, तुम्हारे करने से नहीं हुआ। तब वो मैडम का जो भाई होता है वो कहता है कि बहन परसों मेरी शादी है, इसलिए 2 दिन पहले से तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और तुम नहीं जानती हो, तुम एसपी पद पर तैनात हो, जब हमारे घर पहुंचोगी तो सभी मेहमान लोग आएंगे और देखेंगे कि भाई दूल्हे का भाई, तब सभी मेहमान लोग देखेंगे, कहेंगे कि दूल्हे की जो बहन है वो एसपी है, तो हमारा कितना मान सम्मान होगा, कितना सीना गर्व से चौड़ा होगा और कितना लोग हमारा सम्मान करेंगे और आपका भी सम्मान होगा, कितनी तारीफ होगी, इसलिए तुम्हें अभी से चलना पड़ेगा। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तो हंसने लगती हैं, कहती हैं कि भाई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मैं एसपी हूँ और सभी लोग बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम जानते हो कि मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारी है, मेरे एक लड़की है उसकी भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे अपने परिवार को भी देखना है और फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो थाने हैं उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। और रोज फरियादी लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर के, उनकी समस्या भी मुझे सुननी है। फिर मैं इन सभी कार्यों को छोड़ करके 2-3 दिन पहले से तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ। हाँ भाई इतनी जिम्मेदारी है, गारंटी है मेरी कि तुम्हारा विवाह जिस दिन है उस दिन मैं चाहे किसी भी तरह से तुम्हारे पास आऊं, लेकिन तुम्हारी शादी में जरूर आकर के शामिल होंगी और मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगी। ये बात जब वो उसका भाई सुनता है तो वो निराश होता है, कहता है कि बहन तुम्हारी बातों से ये लगता है कि तुम्हें हमारी शादी से खुशी नहीं है। तब वो कहती हैं अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, भाई की शादी और बहन को खुशी ना हो, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, परिस्थितियां ऐसी हैं, समझो हमारी बात के लिए। वो कहता है कि नहीं बहन, अगर ऐसी बात है तुम्हें टाइम नहीं है तो मैं अपनी शादी आज ही कैंसिल कर देता हूँ कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। ये बात जब वो मैडम एसपी सुनती हैं तो उनके दिल पर धक्का लगता है और कहने लगती हैं कि भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर ये बातें शोभा नहीं दे रही हैं, एक हमारे जाने ना जाने से तुम अपनी शादी कैंसिल कर रहे हो। कोई बात नहीं, जब तुम इतने परेशान हो, बेचैन हो, तो मुझे किसी भी तरह से डिसाइड करना पड़े लेकिन तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन तुम घर पहुंचो और मैं कुछ देर में अपनी बेटी को लेकर के और अपनी गाड़ी से मैं आती हूँ। इधर मैडम का जो भाई होता है वो तो अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर चला जाता है और मैडम जब ऑफिस से जाती हैं, अपने आवास पर जाती हैं, तो वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हमारा भाई आया था ऑफिस में, तो वो ऐसी बातें कर रहा था कि अगर तुम हमारी शादी में नहीं गई तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूंगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ बहुत ज्यादा, उसने ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं तो मुझे उसकी शादी में जरूर जाना पड़ेगा। ये बात जब वो सुनते हैं मैडम एसपी के हस्बैंड तो वो कहते हैं कि तुम भी ऐसी बातें कर रही हो, आखिर भाई की शादी के लिए कौन मना करता है, पूरी जिंदगी तुम अपनी ड्यूटी करोगी, अपने कार्यभार को संभालोगी, लेकिन भाई की शादी रोज थोड़ा ही होती है। जैसे बेचारा मन के करके आया था तो तुम्हें उसका मन नहीं तोड़ना चाहिए था, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मैडम कहती हैं दिल तो नहीं तोड़ा है, मैंने उससे कह दिया है, लेकिन अब अपने लोग चलते हैं। तब मैडम अपने हस्बैंड को लेकर के और अपनी बच्ची को लेकर के जब चलने लगती हैं तो उनके दिमाग में आता है कि भाई जब शादी होकर के भैया की बीवी जब घर आएगी, हमारी भाभी आएगी, तो मुंह दिखाई में हमें कुछ तो देना चाहिए। तो मेन चीज क्या होती है, महिलाओं के लिए कपड़ा होता है, तो हमें एक अच्छी सी साड़ी ले लेनी चाहिए जिससे कि हम अपनी भाभी की मुंह दिखाई में वो साड़ी गिफ्ट कर सकें। ये बात विचार करती हैं। तब वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि एक अच्छी सी दुकान कोई कपड़े की हो, उस पर चलो। फिर वो गाड़ी से उतर करके एक अच्छे से शोरूम पर पहुंचती हैं और वहां दुकानदार से कहती हैं कि भाई आप अच्छी से अच्छी हमें एक साड़ी दिखाइए जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, कपड़े में भी अच्छी हो, जो मालूम पड़े कि हाँ कीमती साड़ी है। फिर वो दुकानदार कई साड़ियां 10-20 साड़ियां दिखाता है, लेकिन मैडम के एक भी साड़ी पसंद नहीं आती। फिर काफी देर के बाद में एक ही साड़ी मैडम को पसंद आती है। मैडम कहती हैं कि देखो भाई ये साड़ी तुमने निकाली, ये बहुत अच्छी है, इसका कलर भी अच्छा है और देखने में भी अच्छी लग रही है, कपड़ा भी इसका अच्छा है, और इसके पैसे बता दीजिए आप कितने पैसे की है। फिर वो दुकानदार कहता है कि मैडम जी ये साड़ी तो 17,000 रुपए की है। ये बात जब मैडम सुनती हैं
तो फिर वो देरी नहीं करती, क्योंकि वो अपनी भाभी के लिए साड़ी लेकर के जा रही थी और साड़ी भी उनके मन को भा गई थी। तब वो 17,000 रुपए निकाल करके मैडम उस दुकानदार को दे देती हैं और कहती हैं कि भाई ये लो पैसे, और तत्काल इस साड़ी को तुम पैक कर दो और अच्छे से पैक करना, क्योंकि मैं ये साड़ी अपनी भाभी को गिफ्ट करने वाली हूँ। दुकानदार बड़ा खुश हो जाता है कि आखिर ये कौन मैडम है, क्योंकि मैडम सादा कपड़ों में थी, वर्दी नहीं पहने हुई थी। दुकानदार खुश हो जाता है कि भाई ये तो मैडम बड़ी अच्छी निकली, जितने पैसे मैंने बताए उतने ही पैसे इन्होंने मुझे दे दिए। लेकिन मैडम को कुछ उस साड़ी पर थोड़ा सा डाउट होता है, तब वो पैक करके जब देता है दुकानदार, तो वो निकालती हैं तो उसमें थोड़ा सा कट लगा हुआ होता है साड़ी में। फिर वो मैडम उस साड़ी को खोलती है और कहती है कि भैया ये साड़ी में तो कट लगा हुआ है, और इतनी कीमती साड़ी और वो भी कट लगा हुआ है, मैं किसी को गिफ्ट दूंगी अपनी भाभी को, तो वो भाभी मेरी क्या सोचेंगे कि हो सकता है कम पैसे में मिल गई हो या फिर ऐसे ही किसी ने दे दी हो, मेरी इंसल्ट करवाएंगे आप, इसलिए ये साड़ी वापस कर लो, और दूसरी अगर इसी में की कोई साड़ी हो तो दे दो, और नहीं हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। ये बात जब वो दुकानदार सुनता है तो कहता है कि मैडम क्षमा करना, मैं पैसे तो वापस नहीं दे सकता, और तुम्हें कोई दूसरी साड़ी पसंद आ जाए तो वो ले लो, लेकिन ये रूल के खिलाफ है कि मैं पैसे वापस नहीं करता हूँ। फिर मैडम कहती हैं कि भाई ये कौन सी बात हुई कि आप साड़ी को वापस नहीं करेंगे, अरे मैं इसे लेकर के तो दुकान से बाहर भी नहीं निकली हूँ और तुम वापस नहीं करोगे, मैं इसे घर ले जाती, 1-2 दिन बाद आती, तब तो तुम्हारी बात मान लेती। ये कौन सी बात हुई कि तुम कह रहे हो कि वापस नहीं करूंगा, तुम अपनी साड़ी पकड़ो, या तो दूसरी दे दो या फिर मुझे पैसे दे दो। दुकानदार कहता है कि मैडम क्षमा करना, मैं साड़ी वापस नहीं करूंगा, पैसे नहीं दूंगा, आप बदले में कुछ भी सामान ले लो। मैडम कहने लगती हैं कि मुझे बदले में कोई सामान लेना ही नहीं है, और दूसरी बात तुम्हारी दुकान पर दूसरी साड़ी नहीं है इसमें की, तुम भला मैं पैसे ही तो लूंगी। इस बात को लेकर के दुकानदार सोचने लगता है कि इतनी महंगी मैंने साड़ी बेची है और मैंने ये वापस कर दी तो मेरे पूरे दिन की प्रॉफिट एक ही साड़ी में निकल आई, फिर भला मैं अपनी प्रॉफिट कैसे खो सकता हूँ, इसलिए वो मैडम से मना कर देता है। इसी बात को लेकर के मैडम एसपी के बीच में और दुकानदार के बीच में झगड़ा होने लगता है। ये बात काफी हद तक आगे बढ़ जाती है। दुकानदार मना करता है और मैडम कहती है कि मैं साड़ी बदल करके ही जाऊंगी। तभी वो दुकानदार जो होता है पुलिस को फोन कर देता है और वहीं से एक पुलिस की गाड़ी आकर के दुकान के गेट पर रुकती है, और पुलिस जब दुकान के अंदर घुस के आती है तब कहती है कि हाँ भाई किसने फोन किया था। तब वो दुकान का जो मालिक होता है वो कहता है कि साहब मैंने फोन किया था, और ये मैडम जो है ये जबरदस्ती कर रही है, कह रही है कि तुम्हें ये साड़ी वापस करनी पड़ेगी। लेकिन साहब कोई बिका हुआ माल वापस करता है, मैं मैडम से कह रहा हूँ तुम बदल के दूसरा कपड़ा ले लो, लेकिन मैडम इस बात को सुन ही नहीं रही है। ये बात कहते हुए वो दुकानदार जो होता है उस दरोगा की जेब में 1,000 रुपए डाल देता है। दरोगा जब उन पैसों को जब देखता है कि हमारी जेब में पैसे आ चुके हैं तो फिर वो मैडम की मतलब तरफ नहीं बोलता, उस दुकानदार की पक्ष ले लेता है और मैडम से कहता है कि मैडम तुम्हें शायद पता नहीं, पहली बार कपड़े खरीद रही हो कि कोई भी दुकानदार जो होता है वो बिका हुआ माल वापस नहीं करता, पैसे नहीं देता। अगर तुम्हें इसमें कोई डिफेक्ट लग रहा है तो इस साड़ी को तुम वापस कर दो और बदले में कोई दूसरा कपड़ा ले लो। मैडम कहने लगी कि आप भी इन्हीं की तरह कहने लगे, अरे भाई जब दूसरी साड़ी है ही नहीं इनके पास इसमें की तो फिर मैं क्यों ले लूं, मुझे कोई कपड़ा पसंद नहीं है, दूसरी साड़ी पसंद नहीं है, और अभी तो मैं दुकान से बाहर भी नहीं निकली हूँ, दुकान में ही बैठी हूँ, तो फिर क्यों वापस नहीं करेंगे। वो पुलिस वाला जो होता है उसके जेब में पैसे आ चुके, फिर वो क्यों सुनने वाला होता है मैडम की। फिर वो मैडम को नॉर्मल लड़की समझ के कहने लगता है या तो तुम ये साड़ी लेकर के अपने घर चली जाओ या फिर दूसरा कपड़ा ले लो, अगर ज्यादा बकबक करोगी तो ये साड़ी भी छीन करके रख लेंगे और थाने में बंद कर देंगे, सब भूल जाओगी तुम अपनी फारसी। फिर मैडम जब उस दरोगा की बात सुनती हैं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, सोचने लगती हैं ये तो बड़ा भ्रष्ट पुलिस वाला है। अरे कहीं पर कोई झगड़ा होता है, विवाद होता है तो पुलिस आकर के उसका समझौता करती है, ये तो बिकाऊ है, इसने इससे पैसे ले लिए, मन में सोच रही हैं, और ये हमको ही धमका रहा है। और हमारी जगह कोई और नॉर्मल व्यक्ति होगा अगर होता तो वो तो फिर चुपचाप डर की वजह से साड़ी ये कटी हुई लेकर के चला जाता। ये इनका तो बड़ा ही यहाँ पर दबंग राज चल रहा है। मैडम ये विचार कर रही होती हैं, तब वो दरोगा से कहती हैं ये तुम्हारा कौन सा न्याय है कि तुम इनकी पक्ष लेकर के हमें डांट रहे हो और फिर हमसे भला बुरा कह रहे हो।
तभी वो दरोगा कहता है कि अभी तो हम भला बुरा कह रहे हैं, अभी 2 मिनट रुको, अगर तुम ये साड़ी लेकर के दुकान से बाहर नहीं निकली तो हम तुम्हें इसी वक्त गाड़ी में बिठा करके और अभी तुम्हें ले जा करके थाने में बंद करेंगे। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तो कहती हैं कि ठीक है, हमें थाने में बंद कर दो, पता लगेगा आप क्या करेंगे। फिर वो दरोगा हाथ पकड़ता है तो मैडम उसे फटकार लगाती हैं, कहती हैं कि तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है और तुम्हें पुलिस में भर्ती किसने किया है जब तुम्हें कानून का पता नहीं है, कानून का तुम उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो लेडीज पुलिस कांस्टेबल साथ में होती है और फिर तुम तो बिना कसूर के मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। वो कहता है कि हमें ज्यादा कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम खुद जानते हैं कि किसे क्या सजा देनी है और कैसे गिरफ्तार करना है। तब वो मैडम चुपचाप उसकी हकीकत जानने के लिए उस दरोगा के साथ चली जाती हैं, गाड़ी में बैठ करके थाने में पहुंचती हैं। थाने में जब पहुंचती हैं तो दरोगा उनसे इसी प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहा था। तभी मैडम सोचने लगती हैं कि अब इसको हकीकत बता देनी चाहिए क्योंकि ये सर से पानी कुछ ऊपर जा रहा है। तभी वो मैडम अपने ही ऑफिस में जो गाड़ी उनकी सरकारी खड़ी थी उस ड्राइवर को फोन करती हैं। फिर वो ड्राइवर 2-3 जो उसके गनर होते हैं मैडम के साथ चलते हैं, वो गाड़ी में बैठ करके जब आते हैं, उधर हूटर पुलिस की गाड़ी का जो होता है एसपी गाड़ी का, वो बजता हुआ जैसे ही थाने के गेट पर गाड़ी आकर के रुकती है और उसमें से उनका जो ड्राइवर होता है और जो गनर होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं, वो उतर करके आते हैं, मैडम को सलूट मारते हैं। ये दृश्य देख करके वो दरोगा चौंक जाता है, सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है, इस साधारण सी लड़की को ये सभी लोग सलूट क्यों मार रहे हैं। तब वो कहते हैं कि मैडम जी आप यहाँ थाने में क्या कर रही हैं और आपने कैसे मुझे याद किया, आप तो अपने भाई की शादी में जा रही थी। तभी वो दरोगा को समझते देर नहीं लगती, दरोगा समझ जाता है, हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ जो नई एसपी तैनात हुई थी लेडीज, वो यही तो नहीं है, अगर ये होगी तो फिर हमारी बहुत ज्यादा आफत हो जाएगी। दरोगा के चेहरे पर पसीना छलक आता है और वो घबराने लगता है और जितने भी वहां पर होते हैं वो सब मैडम का नाम सुनते हैं कि यही मैडम एसपी हैं। फिर वो अपना मास्क वगैरह हटाती हैं और कहती हैं कि मैं ही इस जिले की एसपी हूँ। ये बात सुनकर के पूरे थाने में भगदड़ मच जाती है दोस्तों, सभी के चेहरे पर पसीना आ जाता है और मैडम कहती हैं कि बारे बार दरोगा, तेरी हकीकत मैंने देख ली कि तू उससे पैसे लेकर के तू एक जनता को सता रहा था, जबकि पुलिस के लिए तैनात इसलिए किया जाता है कि जनता की रक्षा करे, कोई विवाद हो उसे शांत करे, समझाए और उनका फैसला कराए। लेकिन तू पैसे लेकर के हमको डांट रहा था, अगर हमारी जगह कोई और लड़की होती तो तू तो उस दुकानदार की तरफ मिल करके उस कस्टमर के लिए भगा देता, वही फटी हुई साड़ी दे करके। अब दरोगा हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन मैडम कहती हैं कि तुझे माफ करना क्राइम को बढ़ावा देना है, तो जैसे भ्रष्ट के लिए डिपार्टमेंट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी समय मैडम तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड करती हैं, उसके साथ जो कांस्टेबल होते हैं उसे भी सस्पेंड करती हैं और वहां के जो एसएचओ होते हैं उन्हें सख्त चेतावनी देती हैं कि आज के बाद कहीं भी घूसखोरी देख ली और पुलिस ने किसी जनता के साथ दुर्व्यवहार किया तो फिर समझ लेना परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो साथियों, इस प्रकार से मैडम ने उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और फिर वहां से अपनी गाड़ी में बैठ करके सीधे अपने भाई के घर पहुंचती हैं। भाई कहता है कि मैडम इतनी देर, भाई कहता है कि बहन इतनी देर कैसे हो गई। तब वो पूरी बात बताती हैं और कहती हैं कि भाई ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई थी, इस वजह से मुझे देर हो गई, लेकिन उन्हें मैंने सबक सिखा दिया है, अब तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी शादी में सम्मिलित हो चुकी हूँ। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।